हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली भी अच्छी होगी और पढ़ाई करते चलते होंगे। स्कूल खुलने का वेट नहीं करेंगे, स्कूल में क्लासेस चलेंगे उसका वेट नहीं करेंगे, आप पढ़ते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दूसरों को भी करवाते रहेंगे। तो कल के वीडियो को आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं क्या होता है। वाई इज़ द डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो डिफ्यूज़न जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो क्या होता है, डिफ्यूज़न की वजह से सारी चीज़ें हो जाती हैं। जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वो वहाँ से उनको अगर गैसेस चाहिए, डिफ्यूज़न से मिल गया उनको, क्योंकि बाहर गैसें ज़्यादा अंदर का हमें डिफ्यूज़न से मिल गए। फूड चाहिए, अंदर फूड नहीं है, बाहर फूड ले लिए उसको। लेकिन ह्यूमंस के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि डिफ्यूज़न सारी क्राइटेरिया को फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है, डिफ्यूज़न से ही हम लोग सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है इन्वायरमेंट के, और हमारी बॉडी के उनकी सेल जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, और अपनी सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में है। सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन सिस्टम है। तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में है और डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, जिसके वजह से डिफ्यूजन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ जिंदा है उसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? तो डिफाइनिंग करने के लिए क्या हो, वो न्यूट्रिशन करना चाहिए, वो ग्रोथ करना चाहिए, वो एक्सक्रीशन करना चाहिए, रिस्पिरेशन करना चाहिए, मतलब वो लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है, जिसके वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि वो लाइव है। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाई एन ऑर्गेनिज्म। रॉ मटेरियल्स क्या हैं जिसको बाहर से यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म? हमको पता है कि CO2 है, H2O है, सनलाइट है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो इसेंशियल है मेंटेन करने के लिए लाइफ के? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं। और तब तक हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। आज का लेक्चर है न्यूट्रिशन के बारे में। तो एक्चुअली न्यूट्रिशन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। जब भी हम कोई फूड लेते हैं और उस फूड को हमारी बॉडी यूज़ करती है, तब हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। और जब फूड को हमारी बॉडी लेती है तो फिर उसके बाद उस फूड से एनर्जी जनरेट की जाती है। उस एनर्जी का हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। इवन आप कोई काम कर रहे हो तो भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। मान लो कि आप सो रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और मान लो कि आप बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों के लिए होती है? वॉकिंग, टहल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, इवन मेंटेनिंग स्टेट व्हेन सिटिंग। जब भी हम बैठे हैं तो उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए भी क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहती है। ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, डेवलप करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमको पता है कि प्रोटीन्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी हैं। और उसके बाद ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है फूड से। अब ये फूड जो है ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये सिंपल फूड को यूज़ करते हैं। और बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, पाता कैसे है वो फूड को। जनरली एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट सभी ऑर्गेनिज्म के लिए होती है, लेकिन
किस तरीके से उस एनर्जी को, उस फूड को इनटेक कर रहे हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से इनटेक करेंगे जनरली, तो हम उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने फूड को इनटेक कर रहे हैं उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, दो टाइप हैं जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बाद में देखेंगे, पहले जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है हम उसको देखते हैं। पहले है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस तरीके के न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा जो है ध्यान में रखिएगा। और ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉफ्स द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड। अच्छा, आप लोग जो है यही बोलते होंगे कि मतलब ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग यही कहेंगे द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स तो सनलाइट और CO2 H2O को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। तो घर में अगर मम्मी खाना बना रही है, खुद खाना बना रहे, तो वो ऑटोट्रॉफ हो गया। और हम लोग खाना नहीं बनाते, हम लोग हेटेरोट्रॉफ हो गए। मतलब एक ही घर में ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हैं। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल भी गलत है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए वो लोग ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना नहीं बनाए वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो राइट डेफिनेशन क्या है उसके लिए हम लोग देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर ओन फूड। फूड कौन सा? ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाएं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। हमको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, तो वो ऑर्गेनिक है। जहां भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे CO2 H2O। तो ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है कि जिसमें जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है? तो ऐसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को देखते हैं हम लोग। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। मतलब लाइट की प्रेजेंस में जिन चीज़ों को बनाया जाए उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले 1600s में क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैन हेलमंड, जो कि बहुत पार्शियली, थोड़ा बहुत जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में खोज किए थे। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेन इंजनहॉज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से जो है ये बताया कि किस तरीके से प्लांट्स को अपने भोजन को बनाने के लिए सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा। ये नीट के एग्जाम में कभी तो पूछा गया है कि व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन है 6CO2 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 6O2 प्लस H2O। ये ध्यान रखिएगा। H2O कैसे निकल, कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, O2 कहाँ से आ रहा है, CO2 कहाँ से आ रहा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे।
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं वो कौन कौन से हैं। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट है। तो चलिए, अगर फोटोसिंथेसिस को समझना है तो उसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा एक लीफ का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है पहले एक बार उसी से समझा देते हैं, फिर आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है सबसे ऊपर जो है ये एक लीफ है। इस लीफ को जो है अगर देखें तो एकदम ऊपर वाले पोर्शन को लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं। फिर उसके बाद इस पोर्शन को वेन्स बोलते हैं और इसको मिड रिब बोलते हैं। जो पत्तियों में बीच में जो निकला होता है ना, जो मोटी वाली वेन्स गई होती हैं उनको बोलते हैं मिड रिब। और उसके बाद नीचे जो है वस्कुलर बंडल शीथ ऑफ सेल्स हैं, इनको पूरे को वस्कुलर बंडल ऑफ शीथ सेल बोलेंगे। तो इसमें ऊपर वाले को फ्लोएम और नीचे वाले को जाइलम बोलते हैं। अब अगर मान लो इतने से पोर्शन को हमने कट कर लिया और कट करने के बाद इनको जो है हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो पोर्शन हमको दिखती है, तो सबसे ऊपर हमको दिखता है वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस। उसके बाद ये मीजोफाइल सेल्स हैं, ये मीजोफाइल सेल्स हैं और इन मीजोफाइल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेस है, गार्ड सेल्स हैं और ये लोअर एपिडर्मिस है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे अपने नोट्स में, इसको देखते हैं। मान लो ये हमारे पास कोई प्लांट है, प्लांट की इस लीफ को क्या किया हमने, बड़ा किया, इसको तोड़ के अलग कर लिया प्लांट से। और तोड़ के अलग करने के बाद हमको क्या क्या दिखा, इसमें वेन्स दिखी, लीव्स दिखी, मिडरिप दिखी, वस्कुलर बंडल ऑफ शीथ सेल दिखा जिसमें जाइलम और फ्लोएम दिखा। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा पोर्शन काटा इस लीफ का और इसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखा हमने। तो लगा के देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है हमको एक वैक्सी क्यूटिकल दिखती है जो कि एकदम अपर एपिडर्मिस के जस्ट जो है ऊपर होती है वैक्सी क्यूटिकल। ये इसका बहुत सारे यूज़ है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिर उसके नीचे हमको अपर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद मीजोफाइल सेल्स दिखती हैं, ये सब मीजोफाइल सेल्स हैं। और इन्हीं सेल्स में क्या है, ये सब मीजोफाइल सेल्स हैं और इन मीजोफाइल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको छोटे छोटे जो दिख रहे होंगे ये क्लोरोप्लास्ट हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे छोटे छोटे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी दिखेंगे। और यही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके नीचे एयर स्पेस दिखता है आपको और नीचे जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे गार्ड सेल दिख रहे हैं। और गार्ड सेल के बाद ये देखिए गार्ड सेल है और उसके बाद ये जो दोनों है ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा का काम क्या है, गार्ड सेल का काम क्या है, लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस का काम क्या है, वैक्सी क्यूटिकल का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिगर किसका है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले तो क्लोरोफिल के थ्रू लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक, दूसरा लाइट एनर्जी को क्या किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वाटर को तोड़ दिया जाएगा। और फाइनल स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को मैंने CHO क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जरूर होगा, तो कार्बोहाइड्रेट को CHO भी लिखा जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले लाइट आई और लाइट कहाँ से आ रही है, अल्टीमेटली आपको पता है सन से आती है। तो सन से लाइट आई और लाइट जो है लीव के ऊपर पड़ेगी सबसे पहले, जैसा कि आपको अभी देख रहे हैं आप लोग ये। तो सबसे पहले लाइट आई, लाइट आएगी तो लाइट सबसे पहले कहाँ पे पड़ेगी, लीव्स पे। लीव्स पे पड़ने के बाद फिर वैक्सी क्यूटिकल्स पे पड़ेगी, फिर अपर एपिडर्मिस पे पड़ेगी,
फिर अपर एपिडर्मिस पे पड़ने के बाद मेसोफाइल सेल्स पे पड़ेगी, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट पे पड़ने के बाद क्लोरोफिल पे पड़ेगी। तो लाइट यहाँ से आनी शुरू हुई, मान लो सन से, तो सन से आनी शुरू हुई तो लीफ से होते 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 अब ये कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्लोरोफिल तक। तो क्लोरोफिल तक लाइट आई। तो क्लोरोफिल से आने के बाद फिर ये क्या होगा, क्लोरोफिल में वाटर मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जाएगा H+ में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, जो कि दूसरे प्रोसेस में लिखा हुआ है। दूसरा वाला प्रोसेस जो भी है स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H+ O2। तो अब यहाँ पे जैसे ही क्लोरोफिल तक लाइट जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, एयर में चला जाता है, और क्लोरोफिल से फिर वापस लाइट जो है स्ट्रोमा तक जाती है। स्ट्रोमा क्या होता है, थैलेकॉइड क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो स्ट्रोमा में जाने के बाद कुछ लाइट्स क्या करती हैं, और यहाँ पे H+ बना है, ये H+ आ जाता है स्ट्रोमा में, और ये H+ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन की कमी थी, जिसको वाटर से तोड़ करके वापस यहाँ ला के मिला के कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और ये CO2 आया कहाँ से, CO2 आता है एयर से। और उसके बाद इस कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है कि कुछ तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज को क्या किया जाता है, प्लांट्स तो खुद यूज कर लेते हैं अपने जीने खाने के लिए, और बहुत सारे जब हो जाते हैं धीरे 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 1 ग्लूकोज 2 ग्लूकोज 3 ग्लूकोज ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जब हो जाते हैं, तो उनको स्टार्च की फॉर्म में सेव कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे चिल्लर हो गए तो नोट के रूप में कन्वर्ट करके उसको अपने फ्रूट्स में, लीव्स में और स्टेम्स में रख लेते हैं, जिनको हम लोग जाते हैं और तोड़ करके खा लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, स्टार्च मिला। उस स्टार्च में क्या है, ग्लूकोज मिला, और वो ग्लूकोज किसको ज़रूरी है, हमारे ब्रेन को। चूंकि वो लोग ये चीज़ें दे रहे हैं हमको, भोजन के रूप में बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो इसके वजह से क्या है कि वो लोग ऑटोट्रॉप्स, एक तो इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बना के हमको दे रहे हैं, बना बनाया चीज़ हमको दे रहे हैं और हम खा रहे हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये ऑक्सीजन बाहर चली जाती है और किस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है। तो उसमें हम लोग देखेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है, गार्ड सेल का क्या काम है, तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए सबसे पहले आपके पास मैसेज पहुंचे और आप उन वीडियोस को देखें और शेयर करें, और नोट्स बनाते चलें। PDF में मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। थैंक यू सो मच।